हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। देखो, अब हम बात करते हैं, जैसा कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को हम लोग साइमल्टेनियसली लेकर चल रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने ये वाली बात कर ली थी। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर नहीं बोलूँ, अगर मैं सिर्फ पार्लियामेंट के चैप्टर की बात करूँ, तो उसके कंटेक्स्ट में हमने ये देख लिया था कि कॉम्पोजिशन क्या होती है राज्यसभा की और कॉम्पोजिशन क्या होती है लोकसभा की। ठीक है। अब अगर हम लोग पार्लियामेंट में बात करें, तो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि, हमें पता है कि वो लोकसभा में जाकर बैठते हैं, है ना। जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि वो लोकसभा में जाकर बैठते हैं, जिनको हम लोग एक टाइटल देते हैं, और टाइटल में हम लोग उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी। ठीक है। अब एक ही हाउस होता है जो कि जनता के प्रतिनिधियों को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है, वो होता है लोकसभा। अब अगर लोकसभा जो होता है, और जैसा कि अगर मैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बात करूं, 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। ठीक है। अब अगर आप में से अभी तक पॉलिटी का थोड़ा बहुत रूप अगर किसी को नहीं पता है, तो हम जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन, अब ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, ये आपकी बहुत मदद करने वाला है साल 2023 और साल 2024 के पेपरों में। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से इर्द गिर्द वो क्वेश्चन पूछ ही लेता है यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी तो पूछेंगे ही पूछेंगे, और इसकी हेल्प आपको मेंस में भी मिलेगी, क्योंकि पूरी चुनावी प्रक्रिया को कुछ एक स्टैंडर्ड शब्दों में बताना पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लोकसभा में, तो वो आपकी ये वाला टॉपिक मदद कर देगा। तो बात करते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा में जब भी चुनाव होते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होते हैं वो चुनाव। तो देखो, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो कि रिलेटेड है लोकसभा के चुनाव से, वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले एस्पेक्ट्स को समझते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, देखो चुनाव में एक चीज़ बहुत सिंपल है, उसमें तो डिबेट एंड डिस्कशन का कोई मुद्दा ही नहीं है। देखो, ये है एक पर्सन जो कि वोटर है, ये लोकसभा के चुनाव में किसी एक अन्य पर्सन को वोट देने जा रहा है, और इसको अगर थंपिंग मेजोरिटी प्राप्त हो गई तो ये लोकसभा के लिए ये बन जाएगा एमपी, और ये पार्लियामेंट में जाके बैठेगा और लोकसभा के घर में जाकर बैठेगा। और इसका, अब क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट लॉ मेकिंग हाउस है, तो ये जाकर देश में जो कानून बनेंगे उसमें इसका योगदान होगा। ठीक है। फिर चाहे किसी पार्टी से हो, चाहे निर्दलीय हो, इंडिपेंडेंट हो, वो हम बात करेंगे कि पार्टी और निर्दलीय वाला क्या रहता है। ठीक है। लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव में, चुनाव की प्रक्रिया तो यही होती है, एक वोटर और एक पर्सन होगा जिसको वोट मिलेगा। ठीक है। एक पर्सन जो इलेक्शन में वोट करने गया है, एक जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले लोकसभा के चुनाव के लिए पहले शस्त्र की जो हमें क्या कहते हैं जरूरत पड़ती है, वो होता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये कुछ नहीं है, मैंने आपको अभी कुछ क्लासेस पहले इंडिया का एक डायग्राम बनाकर दिखाया था, और हमने उसको रियल में उसकी फ़ोटो भी ली थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था लोकसभा के चुनाव में। ठीक है। लोकसभा के चुनाव में इसको थोड़ा सा, लोकसभा के चुनाव में हमारा जो पूरा देश है, अगर आप उसमें से बात कर लो देश में, एक तो 28 राज्यों की। अब एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा इससे फाइनल टाइम। ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद ये चीज़ आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में तो हम ये कर ही चुके हैं, और मैं आपको ये वाली चीज़ फिर से बता रहा हूँ। एक बार बस अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। 28 राज्य और 8 यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश। यही आंकड़ा है ना अभी प्रेजेंटली, राइट। सब लोग एग्री करते हैं। ठीक है। अब देखो क्या है, अगर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज, यहां से अगर एक एक एमपी लेना होता अगर हमें, तो 36 से ज़्यादा एमपी तो आ ही नहीं पाते। एम आई राइट। 36 से ज़्यादा तो एमपी आ ही नहीं पाते। लेकिन यही चीज़ अलग तरीके से करी जाती है, यानी कि यहां पर जो राज्य की बाउंड्री है, राज्य की जो सीमाएं हैं, उनमें उनको देखते हुए एमपी नहीं आते हैं। यहां पर क्या है कि हम लोग इंडिया के मैप को, पॉलिटिकल मैप को, ज्योग्राफिकल मैप को राजनीति के लिए एक अलग सा रूप देते हैं, जिसमें हम पूरे देश को
लोकसभा के चुनाव की बात हो रही है तो मैं लोकसभा पे ही स्टिक रहूंगा एग्जांपल देने में, जिसमें हम पूरे देश को कश्मीर टू कन्याकुमारी और गुजरात टू अरुणाचल एज वेल एज यहां पर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड और यहां पर हमारे कुछ अंडमान निकोबार आइलैंड, ये पूरी जोग्राफिकल टेरिटरी जो हमारी है, एक तो लैंड बाउंड्री प्लस ये आइलैंड टेरिटरीज, इनको कुछ इस प्रकार से, इनका कुछ इस प्रकार से डिवीजन होता है कि हमारे पास लोकसभा में मैक्सिमम अभी के लिए नया सेंसस आएगा, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन गई, सारे नंबर बदलने वाले हैं, अभी के लिए मैक्सिमम जो चीज़ है वो है 550 एमपी ही बन सकते हैं। और करंटली जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी है? सैंक्शन 5 4। अभी एंग्लो इंडियन नहीं है, हाँ उसको हटा के मान लो। अभी मैं रफली बस एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी टेक्निकलिटीज में मत जाओ, वो आपको पता है कि अगर इसको चलो प्रिसाइज लिख दूं, अगर मैं आपके लिए 543 कर दें इसको, तब सही बैठेगा। अब सही है, ठीक है। तो एक बारी बस ऊपर वाले फिगर को हटाते थे, वो तो मैक्सिमम है, अभी के लिए इतनी है। सैंक्शन नहीं है, मुझे सैंक्शन वर्ड ही यूज करना चाहिए था, आई एम सॉरी। सैंक्शन तो देखो 550 है, लेकिन अभी प्रेजेंटली इतने एमपीज हमें देखने को मिलते हैं। 545 हो सकते थे, दो नॉमिनेटेड जो एंग्लो इंडियन होते थे उसको हटा दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 10 जल्दी बोलो कौन सा? 4 ठीक है, 114 कौन से साल में आया था? हाँ, इसमें दो बातें बोली गई थी। एसटी एससीज के लिए रिजर्वेशन को भी, मतलब क्या कहते हैं, जो 95th अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि एंग्लो इंडियन को देखा जाएगा अगले 10 साल बाद, और एसटी एससीज को भी। इसमें से किसको कंटिन्यू रखा गया और किसको हटा दिया गया? किसकी रिजर्वेशन को या नॉमिनेशन को? हाँ, एसटी एससी को कंटिन्यू रखा गया, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। अब एसटी एससी के लिए अब अगली तय सीमा क्या है? अगले 10 साल क्या उसमें लिखा गया था, कब देखा जाएगा उसको? 2030 तक। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, देश को ऐसे करके डिवाइड करा जाता है, ध्यान से देखना, देश को ऐसे करके डिवाइड करा जाता है। ये कुल मिलाकर ये हमने बना दिया एक देश का नया पॉलिटिकल मैप। ऐसा तो होता नहीं है, हमारा इंडिया ऐसा तो दिखता नहीं, हम सबको पता है। यहाँ मध्य प्रदेश नहीं दिख रहा, दिल्ली नहीं दिख रहा, असम नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा यहाँ पर हमें, ऐसा तो दिखता नहीं है। लेकिन राजनीति के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए, वैसे तो एक राज्य का भी विभाजन होता है जब हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी हम सेंट्रल लेवल पर आ गए, पार्लियामेंट के इलेक्शंस में, लोकसभा के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि जाने हैं पार्लियामेंट के घर में, जिसका नाम है लोकसभा, ठीक है। 543 एमपीज यहाँ पर चुने जाएंगे, जो कि आएंगे डायरेक्ट इलेक्शन से। इसके लिए पूरे देश का नक्शा कुछ ऐसा कर दिया जाता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम लोग इनको कहते हैं, ठीक है। पूरा ऐसा बांट दिया जाता है देश। अब देखो, वापस आ जाओ, मैं आपको एक बार इसकी फोटो भी दिखा देता हूँ। आप हमेशा सोचते होगे मैं हमेशा ऐसा मैप बनाता हूँ, क्यों बनाता हूँ? लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडिया के लेवल पर, ये लो, कुछ ऐसा ही है। अब मैं यहाँ पर इतनी ड्राइंग तो कर नहीं सकता था इन बॉक्सेस में, तो ये देखो कुछ ऐसा ही है, दिख रहा है माइन्यूटली। वैसे बताओ, इंडिया का मैप ऐसा दिखता है क्या हमें? इतने राज्यों में ये प्रिंसली स्टेट का दौरा चल रहा है क्या? और ये रीसेंट इलेक्शंस है। रीसेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं? 19 के बाद तो कोई लोकसभा के चुनाव हुए ही नहीं, अब 24 में जाके होंगे। ये है, ऐसा दिखता है मैप, ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। आप हमेशा सोचते होगे ना ये कैसे, ये क्यों बनाते हो आप, तो कुछ ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। ये देख लो, कैसे भी मान लो, ये मान लो, ये लो, ऐसे। इसको मतलब इसको मत देखना, ये कुछ और डेटा, लेकिन ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। अब वो इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करा जाता है, क्या सरदर्दी है, ये उसका काम है, वो हमें नहीं देखना है। प्रॉपर तरीके से जो मैंने आपको बताया वो यही है, ऐसे इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इससे यहाँ पर हमें कुछ नहीं लेना देना होता कि राज्य कितना बड़ा है, क्या है, उसकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी क्या है, वहाँ कोई समुद्र है, कोई सी है, कोई कोस्टल रीजन है, कुछ नहीं। हमें सिर्फ एक चीज़ से लेना देना होता है, जब हम ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रहे होते हैं, जनसंख्या कितनी है उस रीजन की, उस राज्य की, उस केंद्र शासित प्रदेश की, उन टापुई राज्य की,
आइलैंड नेशन, आइलैंड स्टेट्स, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा, हर एक राज्य को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड करा जाता है। ठीक है, हर एक राज्य को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड करा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां से किसको लूं, अगर मैं यहां से केरला को लूं, ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लो, क्लियर दिखाता हूं कुछ आपको मैं। ठीक है, एक बार इसे ध्यान से देख लो। ये केरला का मैप है। ठीक है, ये केरला का मैप है, और यहां पर देखना, मैं कुछ ऐसे ही ये एक मैप बना रहा हूं केरला का। ठीक है, मान लो। अब अगर केरला का हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला मैप क्यों बना रहे हैं, उसको क्यों डिवाइड करना हमें, क्योंकि केरला के अंदर फर्दर अलग अलग स्टेट के अंदर क्या होती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स, या फिर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मेक अ जोन ऑल्सो। इसका हो सकता है डिवीजन हो क्या सकता है, हो गई डिवीजन हो, ऐसे करके। आप कहोगे ये डिवीजन क्यों, ये अलग अलग ये जो रीजन्स हैं, सर्कल हैं, गोले हैं, इसका मतलब क्या। यहां पर डिवीजन की बात हो रही है। जब भी हम लोग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को संज्ञान में लेते हैं, तब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन की। इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, एग्जामिनर आपको यहीं ट्रैप कर लेगा, क्योंकि वो जानता है लक्ष्मीकांत को इतनी डीप में एनालिसिस पढ़ता ही नहीं है। और पॉलिटी तो पॉलिटी, ये थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है कभी कभार। यहां पर हमने ज्योग्राफिकल टेरिटरी को ना देखते हुए, किसको देखा, हमने देखा है जनसंख्या को, पॉपुलेशन को। यहां देखो, हम चाहते तो उसको देख सकते थे, लेकिन हमने इसको ना देखते हुए इसको देखा है, पॉपुलेशन को। ओके, तो ऐसे करके, जैसे अब ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसकी, कोझिकोड, कसरगोड, कन्नूर, वायनाड, थिरुसुर, पलाक्कड़, एर्नाकुलम, इडुकी, कोलम, कोट्टयम। ठीक है, यहां पर जो फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितनी पॉपुलेशन होगी, हो सकता है एक एक डिस्ट्रिक्ट से 3-3 एमपी खड़े हो जाएं, और हो सकता है पूरे राज्य से एक भी ना हो, ये एक ही हो, सिर्फ एक भी ना हो, ऐसा तो नहीं होता, एक ही हो। अब क्या होता है, आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना तो सीख गए, यानी कि अगर कल को आप अगर आईएएस आईआरएस बन जाओ, तो आप ये वाला काम तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर लोगे। ठीक है, अब क्या होता है, दो बातों का ध्यान रखना होता है जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, दो बातों का ध्यान रखना होता है। कैसे, अब ये वाला जो मैप था ना, इस मैप पे एक बारी वापस आते हैं, केरला को पीछे छोड़ते हैं, और एक बारी ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाले मैप पे आते हैं वापस, ये वाला। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारे सामने मैप है, यार मैं ये कैसे मान लूं, मैं कैसे यकीन कर लूं कि अगर यहां पर दिल्ली है, ये यूपी है इतना बड़ा, छोटा सा बात करें हम, यहां पर एक गोवा मिलेगा आपको, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये जेएनके है, यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये सिक्किम है, हम लोग ये कैसे मान लें, ये वेस्ट बंगाल है, कि सबका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोकसभा के अंदर, सबका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि हमें तो भैया ये डर है कि यूपी की आबादी सबसे ज्यादा है, यूपी की सीटें सबसे ज्यादा जानी है। इतना संविधान तो घर घर बैठे बैठे बच्चे ने भी पढ़ा है। यानी कि यूपी के चुनाव तो एक ऐसी चीज है कि ये तो हाईएस्ट वेटेज स्टेट है। ये तो लोकसभा में कौन सी पार्टी सत्ता में बैठेगी
और किस पार्टी से कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो अकेला यूपी डिसाइड कर सकता है, बाकी राज्य की तो जरूरत ही नहीं है। हाईएस्ट वेटेज स्टेट है फिर तो ये। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसा कि हमने स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में भी देखा था, ऐसा होता नहीं। और मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, अब आपकी रिवीजन हो जाएगी एक तरीके से। क्या, ध्यान से सुनना। हर एक राज्य को, कहां गए राज्य, ये हर एक राज्यों को, बिल्कुल आराम से समझना इस चीज को। ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा, उसको उतनी सीट्स दी जाती है लोकसभा के अंदर, इस प्रकार से, इन सच अ मैनर, कि जो रेशियो निकल कर आए, रेशियो किसके बीच में है, डेट द रेशियो बिटवीन डेट नंबर, जितनी डेट नंबर क्या, जितनी नंबर ऑफ सीट्स उसको मिली है उस राज्य को, नंबर ऑफ सीट्स। इसको मैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा और कर देता हूं और बच्चों के लेवल पे ले जाता हूं। एमपी को मान लो मिली हैं 100 सीटें, यूपी को मिली हैं 150 सीटें, गोवा को मिली हैं 1 सीट। अब ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा है भाई मुझे, गोवा की क्या गलती है उसका, अगर वो एरिया छोटा है तो। लेकिन यहां पर किसी को बुरा नहीं मानना है, यहां पर किसी को बुरा इसलिए नहीं मानना है, ये चुनाव के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होंगे, अगर जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसका इलेक्टोरल वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, तो वो चुनावी प्रक्रिया में, और 18 साल का है बकायदा, तो वो चुनावी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकता है। अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जो सांसद बनने के उम्मीदवार है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के उम्मीदवार है, उनको जाके डायरेक्टली ईवीएम पे उनके नाम का बटन पी करके दबाकर आ जाएगा। लेकिन हम फिलहाल अपने मुद्दे से नहीं भटकते हैं, वापस आते हैं। हर एक राज्य को इतनी सीट्स एलोकेट करी जाती है लोकसभा के अंदर, इस प्रकार से कि जो रेशियो उस नंबर के बीच में, नंबर क्या, नंबर ऑफ सीट्स जो कि दी गई है उस राज्य को लोकसभा के अंदर, कि मतलब तुम्हारे राज्य से इतनी सीटें होंगी लोकसभा में, तुम्हारे राज्य से इतनी सीटें होंगी लोकसभा में, एंड सो ऑन। वो जो नंबर ऑफ सीट उसको एलोकेट करी गई हैं, दी गई हैं, उसका जो हकदार बनाया गया है उस राज्य को। और एक तो रेशियो हमेशा कभी ऐसा तो होता नहीं है 1:2, सामने कुछ तो होना चाहिए ना, 1:2 क्या, 3:2, सामने कुछ तो होना चाहिए ना, सामने क्या, रेशियो हमेशा दो चीजों से बनता है। लेकिन यहां पर क्या है, रेशियो बिटवीन दैट नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन, जो उस राज्य की, यहां पर याद रखना, हमने जो स्टेट लेजिस्लेचर में पढ़ा था वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि वो राज्य लेवल पर विधानसभा के चुनाव थे। यहां पूरी लोकसभा की चुनाव है, तो सबसे पहले पूरे राज्य की जनसंख्या को हम लोग संज्ञान में लेंगे। दैट द रेशियो बिटवीन दैट नंबर, कि उस राज्य को, उस स्टेट को कितनी सीटें मिली हैं लोकसभा के अंदर, और उस राज्य की पॉपुलेशन क्या है, उसके हिसाब से रेशियो निकाला जाता है। और ये रेशियो, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये रेशियो कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा होना चाहिए दैट इट शुड बी सेम फॉर ऑल द स्टेट्स। अब इसको स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, सर मतलब क्या है इसका मतलब। तो देखो, इसका मतलब ये है, यहां से यहां तक ये सब कचड़ा था, ये सब फालतू की अंग्रेजी इंप्रेस करने के लिए, कुछ नहीं है इसका मतलब, ये सब नॉनसेंस है, ये सब बकवास। मेन जो रस छुपा हुआ है इस बात के अंदर, वो इसके अंदर छुपा हुआ है। आई एम हाईलाइटिंग इट विद अ ब्लू कलर। जिस राज्य की जनसंख्या अगर 6 मिलियन से नीचे है, अब 1 मिलियन होता है, इसको भी समझ लेते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने लाख, 10 लाख। तो 6 मिलियन इज इक्वल टू 60 लाख। जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख लौंडे लौंडियों से नीचे है, उसके पास, उसको इस ऊपर वाली प्रोविजन का फायदा नहीं मिलेगा। अब ऊपर वाली प्रोविजन का फायदा क्या नहीं मिलेगा, यानी कि यहां पर बात सिर्फ एक ही है, एक भी सीट नहीं होगी उसकी, एक भी सीट नहीं होगी उसकी।
मिनिमम कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब कल को क्वेश्चन ये आएगा आपसे, पता है, घुमा फिरा के यूपीएससी यही फंसाएगा आपको कि कितनी मिनिमम पॉपुलेशन हमने डिसाइड कर रखी है कि किसी राज्य की कितनी सीटें होंगी लोकसभा के अंदर। क्या बोलोगे आप? नहीं, इट शुड नॉट बी लेस देन 6 मिलियन। इसको होल्ड करके रखना कब तक के लिए? जब तक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन के रेडी नहीं होती और नया सेंसस नहीं होता। ये सब नंबर बदलेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको 6 मिलियन रखना है। हो सकता है 7 कर दे, इसको 8 कर दिया जाए, 6.5 कर दिया जाए, 6.3 कर दिया जाए, या हो सकता है 6 भी रहने दिया जाए, लेकिन 6 तो नहीं रहेगा, वो मुझे पता है, वो बदलेगा क्योंकि आबादी अब बढ़ के निकलेगी। पता लगेगा अभी 10 साल बाद, 12 साल बाद कि कितना सेक्स हुआ देश के अंदर, और किसने सनी लियोनी की बात को सीरियसली लिया, किसने नहीं लिया है। वो पागल थोड़ी ना बेचारी, वो ऐड करती फिर रही है। लेकिन इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं और हम चलते हैं अपने पीछे एक टेबल पर। कहाँ गई वो? ये स्लाइड नंबर याद रखना एक बारी, 483, ठीक है, 483। अब देखो यहां पर खेल ये बोला गया ना कि किसी की भी अगर 6 मिलियन से कम होगी यूटी या स्टेट की तो उसको सीटें नहीं मिलेंगी। वैसे तो चलो राज्य टर्म यूज करा गया, लेकिन चलो आप मान लो यूटी वगैरह भी उसके अंदर शामिल है, ठीक है। अब यहां पर देखो, आपको अभी हम इस पे हैं, आंध्र प्रदेश से देकर झारखंड देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और यहां पर मिनिमम से मिनिमम नंबर मुझे 2 दिख रहा है कि 2 सीटें तो मिली ही मिली हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और राज्य को देखते हैं। ये याद रखना, राइट वाला कॉलम जो है, मैं लोकसभा के सीट की एलोकेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। मिनिमम 2 दिख गई मेरे को यहाँ पर। चलो, मिजोरम और नागालैंड की एक दिख गई, सिक्किम की भी एक दिख गई। गोवा जैसों की भी 2 है। आइलैंड रीजन्स को देख लो, अंडोमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, एक एक, ये एक एक तो है। इसका मतलब किसी ने भी, ये 557 है, वो क्या था, कितना था, 483। इसका मतलब 6 मिलियन से कम किसी का है ही नहीं आंकड़ा जनसंख्या का एक पर्टिकुलर रीजन में। यानी कि किसी भी चीज में भाई पीछे रह जाए, कोई एक राज्य रीजन वगैरह, इसमें पीछे नहीं रहा भाई। मतलब इतना सेक्स तो हुआ ही है कि मतलब 60 लाख लोग तो हैं ही उधर। और ऐसे ही थोड़ी ना हम टाइटल लेकर घूम रहे कि 2050 में हम लोग चाइना को ओवरटेक कर देंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ये चीज़ है। तो मुझे बताओ एक बार के लिए, सारे मजाक छोड़कर, ये पहला आपको आराम से प्रोविजन समझ में आया कि प्रोविजन क्या है? बताओ, अब तो कंफ्यूज नहीं होगी लोकसभा के चुनाव में कभी? बताओ, आगे बढ़े दूसरे प्रोविजन पे, ठीक है। अब दूसरा प्रोविजन, ये भी ठंडे दिमाग से सुनना आराम से। ये समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, क्योंकि यूपीएससी बहुत ट्रैप कर देगा इसमें, कुछ भी शब्द घुमा देगा। आपको लगोगे हाँ यार देखा देखा ऐसा तो लग रहा है, लक्ष्मीकांत कही यार वो करके, और आप उसको करेक्ट करके मार्क करके आ जाओगे। हो सकता है एक शब्द बदल दे, 6 मिलियन का कुछ और बदल दे, जो ये रेशियो है बिटवीन डैट नंबर, और हो सकता है रेशियो बिटवीन डैट नंबर, नंबर ऑफ सीट्स, और बोल दे कि यहाँ पर उसका जो एरिया साइज है, या साइज है जो स्टेट का, उसके हिसाब से रेशियो बनता। नहीं भाई, साइज के हिसाब से नहीं बनता। साइज के हिसाब से बन रहा होता तो हमारे सामने क्लियर क्रिस्टल क्लियर आ गए। क्यों बनेगा साइज के हिसाब से भाई? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यही इंडिया है पूरा का पूरा। पानी में तो कोई रहता नहीं है 200 नॉटिकल माइल में। दूसरा, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखो, यहां पर वो आपको बोल रहा था, मैंने आपको बनाकर दिखाया ऊपर इंडिया का मैप, ये वाला, आपके पहले प्रोविजन को समझाने के लिए, ये वाले प्रोविजन को, नंबर 1 प्रोविजन को समझाने के लिए। अब हम यहां पर केरला को पकड़ लेते हैं। हमने केरला का मैप बनाया था, एक बार के लिए केरला को देखते हैं। वो कह रहा है हर, पहले तो पूरे इंडिया को डिवाइड करा जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अब भाई इंडिया अगर डिवाइड हो रहा है तो इंडिया की राज्य ही तो डिवाइड हो रही है। इंडिया के कोनों पर कोई बाउंड्री, कोई वो थोड़ी ना, जैसे जो रेस ट्रैक बनता है, कोई आटा डाल के कोई
मैदा डाल के कोई पाउडर डाल के थोड़ी ना ट्रैक बनाया जा रहा है कि यहाँ के बस इसके पार नहीं हो सकती टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। नहीं, जो पूरे इंडिया इंडिया को इंडिया जो पूरे इंडिया को जो डिवाइड करा गया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, उसमें से जो हर एक राज्य है, अगला पॉइंट ये कह रहा है ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। हर एक स्टेट को भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड कर दिया। ऑब्वियस ही बात है यार, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर तो उसको भी डिवाइड करा जाएगा कुछ ऐसे, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जोन वाइज, ठीक है। और ये चीज भी इस मैनर में करी जाती है डेट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, याद रखना, रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी कि हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम वाइड कर देते हैं, इतनी डिवीजन तो नहीं होगी केरला के अंदर, थोड़ा सा हम इसको ऐसा कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। एक बनाते हैं येलो जोन, एक बनाते हैं ग्रीन जोन, एक बनाते हैं पिंक जोन। ये इसकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है केरला की, मान लो एग्जांपल के लिए। ये इसकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है मान लो, ठीक है, केरला की। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक राज्य है, और यहां पर हम राज्य का एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं केरला का। केरला इस प्रकार से डिवाइडेड होगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डेट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। अब मान लो कि मैंने यहां पर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, कॉन्स्टिट्यूंसी 1 येलो, कॉन्स्टिट्यूंसी 2 पिंक, कॉन्स्टिट्यूंसी 3 ग्रीन। जो रेशियो निकल कर आना चाहिए किसके बीच में, पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जितनी नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं वो पूरे राज्य के अंदर सेम होना चाहिए। सेम कैसे होना चाहिए, मतलब मान लो यहां पर सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, कौन सा कलर रीजन दिख रहा है, मतलब आप एरिया वाइज अगर बात करो ब्रॉडली, मतलब ज्यादा शार्प होने की जरूरत नहीं है, मैं 2 को ले लूं, सबसे बड़ा दिख रहा है, 2 को ले लूं। अगर मैं यहां पर ये बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना इस बात को, अगर मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि 2 से 2 MP आ रहे हैं और 1 से आएंगे 5 MP और 3 से आएंगे 7 MP। अब आप कहोगे यार दिख तो सबसे बड़ा 2 रहा था, बस यही तो नहीं समझना है, एरिया नहीं है यहां पर। हर एक राज्य को इस प्रकार से डिवाइड करा गया है डेट इट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन सच अ मैनर डेट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, ये जो डिवीजन हमने करी है पॉपुलेशन वाइज करी है। और यहां पर जो अगर इसको 7 सीटों का हकदार है ना कॉन्स्टिट्यूंसी 3, वो इसलिए यहां पर क्या ज्यादा होगी, यहां पर क्या ज्यादा होगी, पॉपुलेशन, यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। अगर केरला के पास एक भी सीट नहीं होती तो हम क्या मान लेते, इसकी आबादी किस आंकड़े से कम है, कितने नंबर से कम है, 6 मिलियन, 60 लाख। तो क्या अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं 59 लाख अगर ये हो, या फिर 59,999 पे जाकर रुके, तब थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है क्या, नहीं, 60 लाख मतलब 60 लाख। ये कोई वो थोड़ी डिस्काउंट थोड़ी ना चल रहा है कोई मॉल में, ये भैया इतने का लगा दो थोड़ा सा, एक हमारा भी आ जाएगा बंदा हमारे उससे राज्य से, इतना सेक्स हो नहीं पाया, हमारे अंदर इतनी जान नहीं है, सॉरी। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन सच अ मैनर that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it ये सेम होना चाहिए पूरे राज्य के अंदर। यानी कि यहां पर जो पॉपुलेशन के लिहाज से हमने जो नंबर ऑफ एमपीज बनाए हैं, ये बिल्कुल ऐसी ही कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है डेट इट इज सेम थ्रू आउट द स्टेट। यानी कि जितना जितना डिवाइड करके हमें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी थी जहां से एक एक आ सकते थे एमपी, या नंबर ऑफ एमपीज आ सकते थे, वो पॉपुलेशन को देखते हुए हमने बना लिया। ऐसे करके मैप जोनेशन होता है, मैप जोनेशन मतलब जोनल मार्किंग होती है, ऐसे करके अलग अलग जोन्स बनते हैं, एरियाज बनते हैं, रीजन बनते हैं। ओके, लेकिन
यहां पर अब करा क्या जाएगा ये सुनिश्चित करने के लिए, 5, 2 और 7 को मिटाने के लिए, ये ऐसा नहीं होता वैसे, हाँ एक बात तो इंपॉर्टेंट तो बता ही दो, ये ऐसे करा जाएगा। 1 की जो हमने रेखा खींची है, 2 की खींची है, 3 की खींची है, वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। वापस पढ़ो सेकंड प्रोविजन को, दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है 1, 2, 3, उसकी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो रेशियो होना चाहिए, पॉपुलेशन इज टू नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट शुड बी सेम, इट शुड बी सेम। यानी कि यहां से अगर यहां पर केरला के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी हुई है तो यहां से 3 एमपी जाएंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो लक्ष्मण रेखा खींच रखी हमने, येलो की बाउंड्री इस तरफ, पिंक की बाउंड्री इस तरफ और ग्रीन की बाउंड्री इस तरफ, वो इस प्रकार से हमने बना रखी है कि यहां पर पॉपुलेशन के आंकड़े तीनों के अंदर इक्वल हो। नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज टू नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो रही है। पहले प्रोविजन के अंदर हम लोग मैक्रो लेवल से इंडिया लेवल पे बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा राज्य के अंदर घुसकर राज्यों के अंदर जाकर कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहे हैं सेकंड पॉइंट में। ये है इसका मतलब, डैट जितनी उसको एलोकेट करी गई है इट शुड बी सेम थ्रू आउट द स्टेट। अब ये सेम है ना, सेम हो गई ना, क्योंकि कम ज्यादा होगा ना, अगर समझो इसको अर्पित, अगर ये कम ज्यादा होगा ना, अगर ये कि यहां से 3 आए, यहां से 2 आए, यहां से 1 आए, तो फिर ऑब्वियस ही बात है मयूर, जनरल बात क्या है फिर, ऐसा ऐसा ऑर्डर आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी तुम ऐसी बनाओ कि सारी जगह से इक्वल आए। फिर पॉपुलेशन, मतलब राज्य के अंदर जाकर पॉपुलेशन की सीमा ऐसी खींचो ना। देखो हम यहां पर 6 मिलियन वाली चीज अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 6 मिलियन वाली चीज पूरे राज्य के लिए थी, पूरे राज्य के लिए थी। मान लो कि ऐसा बोल रखा है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीमा बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं मैं, राज्य की पूरी बात नहीं कर रहा, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीमा बनेगी वहां पर हमें 50,000 बंदे चाहिए, हर 50,000 पे एक सीट होगी। अगर हमने इसको 3 में डिवाइड करा है, अगर हमने इसको 3 में डिवाइड करा है और 3 एमपी आ रहे हैं यहां से, तो यानी कि मैं क्या कहूं, कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 की कितनी आबादी है, जो येलो येलो पोर्शन है, 50 के, 2 की 50 के, 3 की 50 के, यानी कि जहां जहां 50,000 आबादी थी ना मयूर, मैं वहां वहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी की मार्किंग करता चला गया। और ये वाला काम करता कौन है, कौन करता है ये वाला काम, डेलिमिटेशन कमीशन। और डेलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, कौन इसको निगरानी देखता है, पार्लियामेंट। ठीक है, अब इन दोनों प्रोविजन से, प्रोविजन नंबर 1 एंड प्रोविजन नंबर 2, इससे हम क्या समझ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर करने की बात करी है यहां पर। अच्छा पहले मुझे बता दो, ये समझ में आ गया आपको, 1 2 समझ में आ गया अच्छे से सबको, पक्का? क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता यार। देखो अब देखो हमें कितना टाइम हो गया, अभी अभी हो गए हमें 33 मिनट हो गए हैं सिर्फ इतने को करते हुए। यार अब मैं पढ़ाने को कुछ भी भाग के चला जाऊँ, फिर आप खुद पे कंफ्यूज होते रहो कि नहीं यार बाकी तो कोई कोई पूछ नहीं रहे हैं, शायद से मेरी अंडरस्टैंडिंग में गलती है, मैं अच्छे से नहीं पढ़ता, मैं अच्छे से रिवीजन नहीं करता, तो मैं खुद से पढ़ूंगा एक बारी, उसके बाद कोई डाउट होगा तो वो पूछूंगा। वो डाउट हमेशा आपका डाउट ही रहेगा फिर उसके बाद। इसलिए हमें कुछ कुछ चीज़ों पर टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये खुद से भी लिख रहे होते ना, अगर लिख लिख के पढ़ रहे होते अगर इस पैराग्राफ को, इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है आपको, 45 मिनट 1 घंटा, लेकिन दिस डिजर्व सच टाइम, इसको चाहिए इतना टाइम। होती है कुछ कुछ चीज़ें ऐसी टेक्निकल, माँ के पेट से थोड़ी ना सीख कर आए हो लक्ष्मीकांत। तो ये जो 2 प्रोविजंस हैं इनको मिलकर हम क्या कर सकते हैं, इन ब्रीफ, कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 चीजें सुनिश्चित करने की कोशिश करी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करने की कोशिश करी है 2 एस्पेक्ट में, कि यूनिफॉर्मिटी रहे रिप्रेजेंटेशन में। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, एक तो उस राज्य से कितनी सीटें जा रही हैं, और राज्य के अंदर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की कितनी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर जो जोन बनाए हैं उधर से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की कितनी सीटें हैं। यानी कि राज्य के अंदर हर एक जगह में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, जितनी नंबर ऑफ सीटें होंगी वो टोटल राज्य की सीटें होंगी, और टोटल राज्य जाकर नंबर ऑफ सीटों को रिप्रेजेंट करेगा लोकसभा के अंदर। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने अल्टीमेटली, अगर हम ऊपर वाले 2 पॉइंट की जिस्ट निकालें, तो क्या सुनिश्चित करने की कोशिश करी है, दैट देयर शुड बी यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द स्टेट। कोई भी राज्य बुरा ना माने, क्यों भैया, इसको अटेन कर लो ना,
एंड बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेम स्टेट। इसकी एलोकेशन ऐसी होगी कि अगर राज्य अगर इतना बड़ा है तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की मार्किंग होगी वो कुछ ऐसी होगी। 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया जाएगा इसको, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। और यहां से निकलकर आ जाएंगे हमारे पास 4 एमपी। मतलब उसके जो रियल में ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसको भी इलेक्शंस के टाइम पर कुछ ऐसा घुमाया जाएगा। जैसे अब मैं आपको केरला दिखा देता हूं, अभी जो हमने केरला बनाया ना, केरला दिखा देता हूं। देखो केरला कैसा दिख रहा है, ये देखो कहाँ कहाँ रेड लाइन इधर इधर जा रही है, ये जा रही है, छोटे छोटे मार्क हैं, ये हैं वो है, ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड कर रखी है। आप इसको देख लो, चलो केरला देखने में आपको दिक्कत हो रही होगी, आप ये आंध्र प्रदेश को देख लो, ये देखो ये इधर छोटे छोटे बॉक्स पता नहीं क्या क्या बना रखा है ऐसा करके। लेकिन वो चीज़ क्या है कि आबादी के हिसाब से बना रखा है। क्यों? सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितनी सीट्स मिलेगी वो सेम होना चाहिए पूरे स्टेट में। तो आंध्र प्रदेश का ऐसा मैप बनना मतलब यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बनी वो नाराज नहीं होंगी, क्योंकि अगर ये इतनी बनी है तो इसकी पॉपुलेशन यहाँ पर खत्म हो गई। अगर इतने एरिया में बनी है तो वो 50,000 का आंकड़ा हो सकता है इतने बड़े एरिया में ही आ रहा हो, मतलब वो 50,000 लोग इतने बड़े एरिया में फैले हो। हम क्या करें भाई अगर वो फैले इतने बड़े एरिया में। अब इसको देख लो, जैसे इसको देख लो, अब हो सकता है 50,000, तो हम अपने एग्जांपल से कह रहे हैं कि 50,000 लोग इतने एरिया में फैले हो, तो इसको इसका एरिया देखो कितना बड़ा दिख रहा है, बाकी किसी का नहीं दिख रहा। ऊपर आ जाओ, यहां पर हो सकता है 50,000 लोग इतने बड़े एरिया के अंदर फैले हो, ये तब जाकर यहां पे इसकी जोनल मार्किंग करिए। लेकिन सेम राज्य के अंदर यहां 50,000 का आंकड़ा कवर हो गया, यहां ये इसको इतना सा मिला है एरिया। और यूपी की आबादी ज्यादा, तो यूपी को देखो टुकड़ों टुकड़ों में चीटी चीटी जितने में बांट दिए, इतने में बांट दिया। लेकिन फिर भी वो चीज़ तो उससे ज़रूरी तो नहीं है सुनिश्चित हो जाएगी कि यूपी की सबसे ज़्यादा सीटें नहीं होंगी। और यूपी में फिर जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, यूपी में तो फिर एक ही नारा चलेगा भाई, जो जितना ज़्यादा सेक्स करेगा उसको उतना ज़्यादा सरकारी स्कीम से लाभ मिलेगा। मस्त है यूपी। चलो, तो द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स डैट, यहां पर पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जो पॉपुलेशन कैलकुलेट करी गई है बिल्कुल एकदम लेटेस्ट सेंसस में, बिल्कुल लेटेस्ट सेंसस, प्रीसीडिंग सेंसस मतलब जो अभी जस्ट सेंसस हुआ है हमारे देश में, तो भैया अभी 2011 का ही हुआ है। अगला हो भी जाए ना, हो भी जाए अगर, जब तक उसके कीवर्ड यही है, जब तक उसके रेलेवेंट फिगर्स पब्लिश ना हो जाए। अगर कल को क्वेश्चन ही आ जाए ना, मतलब एग्जामिनर के लिहाज से सोचा करो एक बार ना, ठंडे दिमाग से हर एक लाइन पे रुका करो, पूछा करो क्यों, कैसे और क्या हो सकता है इसमें। अगर कोई एग्जामिनर है ना यहाँ पर ट्रैप लेवल, पता है क्या बनाएगा, वो कहेगा बाय 2026 द एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन पॉलिटिकल टर्म्स इन इंडिया विल मीन दैट, बाय 2026 विल मीन दैट द सेंसस ऑफ 2021 विल बी यूज्ड। वो कहेगा 2026 तक जो सेंसस यूज होगा वो 2021 के आंकड़ों को लेगा। 24 के बाद लोकसभा का चुनाव कब होगा, 24 से 5 साल कब, 29 में है ना, यही होगा ना। वो आपको ये बोले 2029 के अंदर 2021 का सेंसस यूज होगा, उसके फिगर्स यूज होंगे। भाई इस स्टेटमेंट को गलत कर आ जाना, ये तो किसी का बाप नहीं बता सकता है। भैया फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? अच्छा चलो ठीक है, मान लिया आपको ये पता है कि हाँ ऑब्वियस ही बात है, तब तक तो सेंसस आ ही जाना है, ये आ जाना है। अरे रेलिवेंट फिगर्स उसके पब्लिश जब तक नहीं होंगे हम कैसे बोल सकते हैं? हो सकता है पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके, जैसे उसने सीट्स फ्रीज कर रखी हैं पुराने सेंसस के बेसिस पर, तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन को भी फ्रीज कर दे। बड़ी बात है मयूर कोई पार्लियामेंट के लिए वाला काम करना। यहां पर जो डेफिनेशन लिख रखी है अर्पित पॉपुलेशन की, कि जो प्रीसीडिंग सेंसस जिसके रेलिवेंट फिगर्स पब्लिश हो गए हैं वो माना जाएगा पॉपुलेशन, इस डेफिनेशन को चेंज करना बड़ी बात है क्या पार्लियामेंट के लिए? तो ऐसे कभी पॉलिटी में कभी ना फ्यूचरिस्टिक ट्रैप में मत फंसा करो। ये एक और बात मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से आपको, कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। भाई फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता, पॉलिटी जो करंटली चल रही होती है वही चल रही होती है।
फ्यूचर में अगर ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम तो फिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो कर रहे होते, जो सारी बातें हमारे की थी। राइट टू प्रॉपर्टी फिर क्या होंगे आज, हमारा फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है फिर वो आज? वो चीज़ है, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।